विश्व ऑब्स्टेट्रिक पल्मोनरी डिजीज डे है। बीमारी ये सांसों से जुड़ी है लेकिन अस्थमा नहीं है। यानी कि अगर आपको वॉक करते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, भारीपन महसूस होता है, तो अपनी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसकी जांच कराइए। कि क्या अस्थमा और सीओपीडी होने के कारण मिलते जुलते हैं? अस्थमा और इसके कारण सिमिलर हैं, तो काफी हद तक सिमिलर भी हैं और अलग अलग भी हैं। कुछ जेनेटिक भी हैं अस्थमा के लिए। स्मोकिंग को तो हम एक पल के लिए ये मान सकते हैं कि आदमी ना करे, बट जिनकी ड्यूटी है ऐसे एरिया में, तो वो कैसे बच सकते हैं इससे? भारत सरकार ने प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, तो वो योजना का उद्देश्य यही था कि जो पुअर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है उनको क्लीन फ्यूल दिया जाए। आपको जो है हेल्दी डाइट मेंटेन रखनी है और आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखनी है। नमस्कार, चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम बात करेंगे सीओपीडी पे। जी हाँ, 19 नवंबर को विश्व ऑब्स्टेट्रिक पल्मोनरी डिजीज डे है। बीमारी ये सांसों से जुड़ी है लेकिन अस्थमा नहीं है। तो क्या है ये बीमारी, कैसे होती है ये बीमारी और क्या कुछ इलाज है इसका, इन चीजों पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ पीजीआई सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर रविंद्र खैवाल जी हैं। तो बिना देर किए आइए हम उनसे जानते हैं इस बीमारी के बारे में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। जैसा आपने बताया कि कल जो है वो वर्ल्ड सीओपीडी डे है, यानी कि इसके बारे में अवेयरनेस पैदा करना, और जो थीम हाईलाइट करती है शॉर्ट ऑफ ब्रेथ गेट चेक्ड, यानी कि अगर आपको वॉक करते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, भारीपन महसूस होता है, तो अपनी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसकी जांच कराइए। तो सीओपीडी जो है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज है और जिसमें आपकी जो लंग की कैपेसिटी अगर 100% है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि फोर्स एक्सपायरेटरी वॉल्यूम या जो हम इनहेल करते हैं उसका जो रेशियो होता है वो धीरे धीरे डाउन होता है, और जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे लंग्स की सांस लेने की क्षमता या ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी आती है। तो उसी वजह से जो भारीपन और सांस लेने में दिक्कत है ये दिखाई देता है। इसे ही हम कह सकते हैं कि सीओपीडी है। अब बात करें कि आपने कहा कि अस्थमा और सीओपीडी में क्या डिफरेंस है, तो जो सीओपीडी है वो एक क्रोनिक डीजनरेटिव डिजीज है, यानी कि इसमें आपके लंग्स की जो ऑक्सीजन लेने की कैरिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। अगर हम अस्थमा की बात करें तो वो एक टेम्परेरी कंप्रोमाइजेशन ऑफ लंग कैपेसिटी है, यानी कि आपकी जो सांस लेने की क्षमता है वो पूरी वापस आ सकती है। ऑफ कोर्स अगर हम बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, तो उसमें जैसे मैंने बताया कि पहली चीज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ और थोड़ा सा काम करने पे सांस भारी हो जाना, फिर म्यूकस का रहना, और हम कह सकते हैं कि हर थोड़े थोड़े समय पर हमें ऐसा लगना कि हमें अपर रेस्पिरेटरी के सिम्टम्स, इन्फेक्शन के सिम्टम्स हैं। तो ये एक सीओपीडी की तरफ इंडिकेट करता है। तो इस साल की जो थीम है वो हाईलाइट करती है कि हम अगर इस तरह से महसूस कर रहे हैं, हम अपनी सांसों की क्षमता की जांच कराएं, क्योंकि जांच के द्वारा ही हम इसका जो प्रोग्रेशन है, जितनी डैमेज हो सकी उसे तो हम रिकवर नहीं कर सकते, लेकिन फर्दर जो प्रोग्रेशन है उसे डिले कर सकते हैं और उससे हमारा जो आप कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर हो सकती है। जी सर, हमें ये भी बताइए कि क्या अस्थमा और सीओपीडी होने के कारण मिलते जुलते हैं? देखिए, एक अगर हम कहें कि एलर्जेंस वो कॉमन हो सकते हैं जो ट्रिगर कर सकते हैं, बट अगर हम कहें अस्थमा और इसके कारण सिमिलर हैं तो काफी हद तक सिमिलर भी हैं और अलग अलग भी हैं। कुछ जेनेटिक भी हैं अस्थमा के लिए, लेकिन इसके लिए हम मुख्य रूप से जैसे मानते हैं कि स्मोकिंग, घरों में जो हम सॉलिड बायोमास फ्यूल जिसमें गोसा, पाथी, लकड़ियां जलाकर जो प्रदूषण करते हैं, खासतौर पे बंद, जैसे अब सर्दियां आ गई हैं तो ताजी हवा बाहर से बिल्कुल नहीं आ पाती, ये मुख्य कारण होते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि इंडस्ट्रियल जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है, आपने देखा होगा डस्ट का, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो
टाइल्स को काट रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, या माइंस में काम कर रहे हैं, एक कोल माइंस में काम कर रहे हैं, उनमें ये होने की संभावना रहती है। तो आज की डेट में अगर मुख्य रूप से मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं तो वो एक तरह से जो तंबाकू स्मोक और दूसरा एयर पोल्यूशन या पोल्यूटेंट का एक्सपोजर जो है वो आ जाते हैं। जी, जैसा कि सर ने बताया कि जो तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें ये बीमारी होने का खतरा ज्यादा है, और इसी की तरह जो धुएं वाले या फिर धूल वाली चीजों में के संपर्क में रह के काम करते हैं उन्हें भी इसका खतरा बना रहता है। तो सर, स्मोकिंग को तो हम एक पल के लिए मान सकते हैं कि आदमी ना करे, बट जिनकी ड्यूटी है ऐसे एरिया में, तो वो कैसे बच सकते हैं इससे? क्या कुछ उपाय करना चाहिए उन्हें? देखिए, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि हमारी एक स्टडी थी, भारत सरकार ने प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, तो वो योजना का उद्देश्य यही था कि जो पुअर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है उनको क्लीन फ्यूल दिया जाए। क्या हमने देखा था कि जो वुमेन एलपीजी पे खाना बना रही हैं लंबे समय से, और जो खाली उपले, पाथी या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों की लंग कैपेसिटी कैसी है। तो हमने ये देखा कि जो क्लीन फ्यूल को ये इस्तेमाल कर रहे थे उनकी बेटर थी। तो ये सीधा सीधा एक इंपैक्ट दिखाता था कि क्लीन फ्यूल से आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव्ड रहती है। तो ये हमारी एक अध्ययन ने दिखाया। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमारे पास अगर क्लीन फ्यूल पे शिफ्ट होने का अल्टरनेटिव है, हम उधर शिफ्ट हो, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम होगा। फिर हमें स्टेप्स लेने होंगे कि हम एयर पोल्यूशन को कम करें, क्योंकि एयर पोल्यूशन का एक्सपोजर जो है लॉन्ग टर्म वो भी जो है सीओपीडी को बढ़ाता है, और शायद इसी वजह से ये नंबर 2 रिस्क फैक्टर बना हुआ है। जो WHO के एस्टिमेट कहते हैं वो 35 लाख मौतें पूरे विश्व में सिर्फ सीओपीडी की वजह से कहते हैं। अगर हम इसके बर्डन की बात करें तो जहां अभी हमारे यहां आप कह सकते हैं कि इसको पूरी तरह से स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि इसके जो प्रिवलेंस हम जो देख रहे हैं वो 5% से 13% तक है। लेकिन इमर्जिंग एविडेंस ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसकी प्रिवलेंस ज्यादा है, लेकिन हम जांच नहीं करा रहे हैं, तो उस वजह से ये कम है। तो ये भी एक जरूरत है कि हम लोग आगे बढ़ें और जांच कराएं ताकि ये पूरी तरह से हो सके। अब बात करते हैं कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि आपको तंबाकू स्मोक नहीं करना है, आपको एयर पोल्यूशन जिनसे होता है घर में, खासतौर पर क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, तो आपको क्लीन फ्यूल पे मूव करना है। आपको जो है हेल्दी डाइट मेंटेन रखनी है, और आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखनी है। तो हमारी थ्रू ब्रीथिंग एक्सरसाइज हम अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें उन चीजों पर फोकस करना है। तो अगर हम ऐसे फोकस करते हैं तो हम अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाकर ये कह सकते हैं कि हम सीओपीडी को मात दे सकते हैं। और सर, आमतौर पर हम कहते हैं कि अगर प्रदूषित इलाके में जा रहे हैं तो मास्क का उपयोग कीजिए, N93 लगाइए और बाकी चीजें। तो क्या जो घरों में अगर धुएं वाले गोहरी पे या जिन चीजों पे अंगीठी पे खाना बना रहे हैं, तो क्या वो भी मास्क यूज कर सकते हैं? कुछ फायदा होगा? जो ऐसे जगहों पे काम करते हैं कारखाने में जहाँ धुएं के संपर्क में है वो लगातार, तो क्या ये चीजें उनके लिए फायदेमंद हो सकती है किसी हद तक? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। तो मैं ये कहूंगा कि हमारी एक और स्टडी है, इसमें बहुत ही फेमस इंडोर एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट के साथ मैंने वो पब्लिश की है, और उनका और हमारा ये निष्कर्ष था बेसिकली कि घरों में अगर हम चिमनियां लगा लेते हैं, मतलब जहां खाना बना रहे हैं उसके ऊपर एक चिमनी लगा लेते हैं, तो आप अपने प्रदूषण को 40 to 60% कम कर सकते हैं। दूसरा, खाने बनाते समय अगर खिड़कियां खुली रख लेते हैं तो वो भी डाइल्यूट करता है, या फिर आप बाहर की तरफ अगर खाना बनाते हैं तो वो भी प्रदूषण के स्तर को कम करता है। लेकिन जब सर्दियां बढ़ती जाती हैं तो घर के अंदर ही खाना बनता है, और बहुत हमने ऑब्जर्व किया कि पुअर मार्जिनलाइज जो पॉपुलेशन है वो सिंगल रूम या दोनों रूम है, बीच में दरवाजा भी नहीं है, वही खाना बनाना, वही रहना, तो ये एक कारण है। तो हमें इसीलिए सरकार ने प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना के द्वारा आप कह सकते हैं बहुत सारी स्कीम के द्वारा क्लीन फ्यूल यानी कि एलपीजी को प्रमोट किया। उनके लिए छोटे सिलेंडर से लेके उनके लिए अदर डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम तक चलाई, तो हमें उनका बेनिफिट लेना है, तो हम क्लीन फ्यूल की तरफ मूव करें। दूसरा जो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है उसमें जो बेसिकली जिम्मेदार है
मान के चलिए कि वो इंश्योर करे कि जो प्रॉपर प्रोटेक्शन मेजर हैं, यानी कि अगर हम टाइल कटिंग या प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप मान के चलिए कि माइनिंग वगैरह में, तो वो वेट वाली हो। जब आप पानी छिड़कते हैं तो वो डस्ट एक्सपोजर कम होता है। मास्क एक है, वो भी हेल्पफुल रहेगा, लेकिन जो अदर प्रोसीजर्स हैं, जो ऑक्यूपेशनल सेटिंग में हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर, तो वो ही हमें फोकस करना है। चाहे वो हमारे ऑक्यूपेशनल जो वर्कर क्लास पॉपुलेशन है, या फिर हमारी वुमेन है, या अदर पॉपुलेशन जो हाई एयर पोल्यूशन को एक्सपोज हो रही है। जी, जैसा कि प्रोफेसर रविंद्र ने बताया, बीमारी गंभीर है लेकिन समझदारी उससे बड़ी है। अगर हम समझदारी को फॉलो कर लें तो इस बीमारी को मात दे सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। घरों में अगर महिलाएं धुएं वाले चूल्हे पे काम करती हैं तो जैसा कि प्रोफेसर रविंद्र ने बताया, खिड़की खुली रखिए, कोशिश कीजिए घरों में चिमनी लगा लिया जाए, बाहर की तरफ धुएं निकले, इस तरह से अपने चूल्हे का डायरेक्शन रखिए और अपने खान पान पे ध्यान रखिए, व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, सांस वाली एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपके फेफड़े मजबूत हो और वे धुएं और प्रदूषण को मात दे पाए। जी हाँ, तो जानकारी ही बचाव है। सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद सर। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।